नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त सुनील। माफी चाहूंगा, 2 से 3 दिन हो गए वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूं। अपना सेटअप जो ऑनलाइन सेटअप है उसको थोड़ा डेवलप करने के अंदर थोड़ा व्यस्त था मैं, ठीक है ना। माफी चाहूंगा, लेकिन अब आपको सिस्टमेटिक तरीके से हर वीडियो का अपडेटेशन और अपलोड मिलता रहेगा आपको, ठीक है। आपको हर एक वीडियो के अंदर हर एक टॉपिक के अंदर हर वीडियो का एक टॉपिक आपको क्लियर करूंगा दोस्तों में, ठीक है ना साथियों। तो बच्चों, इसी के साथ आपको चीज बताऊंगा मैं। आपको राजस्थान का इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ पे क्या होता है कि एग्जाम बेस जो होती है वो क्या संविदा बेस पे होती है। मतलब अभी आपने सुना होगा कि कुछ ये सिफू के सॉरी ये कर्मचारी बोर्ड चेंज जो है उसके द्वारा एग्जाम लिया जाएगा सितंबर या अक्टूबर के अंदर संविदा आधारित नर्सिंग करने के लिए। तो जननायक जी, गहलोत जी, ये आपकी मानसिकता बहुत बुरी है। इस मानसिकता को बदलिए आप। अगर आपको एग्जाम लेना है तो सभी एग्जाम बेस भर्तियां कंडक्ट कराइए। आप दोहरी दोहलापन यहाँ पे मत अपनाइए कि आप परमानेंट भर्ती तो एग्जाम परसेंटेज बेस पे करवा रहे हैं और संविदा भर्ती उसको एग्जाम बेस पे दे रहे हैं। ये कैसी मानसिकता है गहलोत जी? क्या संविदा वाले बच्चे ही या स्टाफ ही इतना टैलेंटेड होता है कि आप उनका एग्जाम दे रहे हैं? परमानेंट स्टाफ जो आप ले रहे हैं उनके अंदर आपको काबिलियत नहीं चाहिए क्या? अपनी राजस्थान की व्यवस्था पहले ही शिक्षा से व्यवस्था चल रही भी है, तो उसको सुधारने के लिए कृपया एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जननायक जी के पास कि आप करवाना है तो सभी चीजों को एग्जाम करवाइए, बोनस दीजिए। हम मानते हैं कि हमारे सीनियर ने या हमारे साथियों ने बहुत ज्यादा काम किया है तो उनको उस चीज का बेनिफिट मिलना चाहिए, लेकिन आप साथ में एग्जाम कंडक्ट करिए। इससे क्या फ्रेशर बच्चों को मौका मिलेगा, क्योंकि परसेंटेज बेस पे ऐसा होता है कि लगे हुए स्टाफ ही कंटिन्यू होता है, नई भर्ती उसमें आप ऐड नहीं कर सकते हो। भले आपने पद बढ़ाए हैं, पद के अंदर बता दूं मैं आपको, कोई बाहर से नर्सिंग करके आते हैं अदर स्टेट काउंसिलिंग से, वहां पे क्या रेशियो रहता है परसेंटेज का कुछ नहीं पता। राजस्थान में इक्वलिटी रहती है, लेकिन बाहर का आउट ऑफ स्टेट किसी बच्चों को नहीं पता परसेंटेज कैसे बनते हैं वहां पे, ठीक है ना। तो जननायक जी, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज कृपया करके उस चीज को थोड़ा समझिए। और ये जो परमानेंट भर्ती है नर्सिंग ऑफिसर की 7020 पदों की, इसके अंदर पद और बढ़ाइए और उनको आप बोनस प्लस एग्जाम से कराएंगे तो आपकी सरकार धोई जा सकती है। फिर अपना अगर ऐसा कोई पॉलिटिक मैं कोई इलेक्शन नहीं दे रहा हूँ, केवल अपने स्टूडेंट हितों के लिए बोल रहा हूँ कि अगर सभी बच्चे एक बार ठान लेना कि 7020 पदों को अपने को रिटर्न से करवाना है तो डेफिनेटली रिटर्न से होगा। बस आप एक कदम आगे बढ़ाइए, वहां जाके धरना दीजिए गहलोत जी के सामने, ठीक है ना। तो आपको हर एक चीज मिल सकती है, ठीक है। अब आगे बात करेंगे बच्चों अपन आज के टॉपिक के बारे में। उससे पहले माफी चाहूंगा, मैं 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं मैं, ठीक है। आज अपन बात करेंगे वैक्सीन के बारे में। और बच्चों, चाहे कुछ भी हो, जो बच्चे बेरोजगार बैठे हैं नर्सिंग करके 3-4 लाख रुपए नर्सिंग में लगा के अब भी बेरोजगार बैठे हैं, 5 से 6 हजार की नौकरी प्राइवेट अस्पतालों में कर रहे हैं, 8-10 घंटे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए सुनहरा अवसर होगा संविदा भर्ती वाला। 18,500 या 18,000 की सैलरी देने वाली जो कॉन्स्टिट्यूशन रूल आया है 2022 के अंदर, जो नया रूल आया है उसके अकॉर्डिंग 18,500 या 18,000 सैलरी देने वाली है। बीएफ वगैरह सब कटेंगे उसके अंदर। प्लस आपको जो ऑफ मिलते हैं, जीएच वगैरह मिलती है, जो आपको सीएल वगैरह मिलती है, वो भी सारी मिलेगी। तो आप तैयार रहिए इसके लिए, ठीक है ना। एग्जाम बेस्ड भर्ती होने वाली है, रिटर्न बेस्ड पेपर होगा इसके अंदर। वो माइक्रो के क्वेश्चन आएंगे, एबीसीडी वाले क्वेश्चन आएंगे, 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन आएंगे। तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए अभी से। आज का जो अपन अभी शुरुआत करेंगे आज से अपन, वो अपन एज ए लेवल ये संविदा भर्ती आ रही है उसके लिए तैयारी कराऊंगा मैं। साथ में नॉर्थ सेमेस्टर का एग्जाम भी आने वाला, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ओवरऑल जो अपन सभी पढ़ाएंगे, अपन सभी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कराऊंगा। आपको जैसा उचित लगे जैसा पढ़े, लेकिन आप तैयारी नहीं छोड़े। ये नहीं कि सर ने वीडियो डाला, सुनील सर ने वीडियो डाला या फलाने चैनल वाले वीडियो अपलोड नहीं किया तो अपन पढ़ना नहीं छोड़े। आपको पढ़ाई कंटिन्यू करनी है। जितना आप कंटिन्यू रखेंगे पढ़ाई के अंदर, उतना आप सक्सेस की ओर बढ़ेंगे, सक्सेस आपकी ओर बढ़ेगी, ठीक है ना। तो कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए। आज की शुरुआत करेंगे। आज अपन पढ़ेंगे वैक्सीन के बारे में। क्या पढ़ेंगे? वैक्सीन के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू अगर पढ़े अपन तो नॉर्सेट के अकॉर्डिंग, और अगर बात करें संविदा का जो भर्ती आएगी उसके अकॉर्डिंग या कोई भी भर्ती आए तो वैक्सीन हर तरह से इंपोर्टेंट टॉपिक रहता है, ठीक है। तो आज अपन बात करेंगे वैक्सीन के बारे में, और वैक्सीन अपन पढ़ेंगे बीसीजी वैक्सीन के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको मैं, ठीक है। अच्छा, कुछ कमेंट आ रहे हैं मेरे पास में कि आपकी आवाज बहुत फास्ट है। तो यार दोस्तों, आवाज का तो ऐसा है कि आवाज तो अगर फास्ट में रहता है तो फ्लो के अंदर पढ़ाने आ जाता है। अभी स्लो पढ़ाऊंगा, सोच के पढ़ाऊंगा तो मैं भी हो सकता है मैं भी गलत हो जाऊं। तो फ्लो के अंदर पढ़ने आ रहा है तो पढ़ लो, ठीक है ना। और कोशिश करूंगा आपको आवाज एक क्लियरिटी देने के लिए। अब बात करेंगे अपन आगे दोस्तों इसके बारे में, 1 सेकंड दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की दोस्तों। बच्चों, आज का टॉपिक होगा वैक्सीन के बारे में अपन पढ़ेंगे, हर वैक्सीन के बारे में डीपली पढ़ेंगे अपन, ठीक है। टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। उससे पहले माता पिता के लिए 2 लाइनें दोस्तों कि हे भगवान, अगर मुझे अगला जन्म देना है तो मुझे उन्हीं माता पिता
उन्हीं माता पिता में से माता का साया और पिता का आश्रय देना, जिन्होंने इस जन्म में मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं उनको अगले जन्म वापस मांग सकूं। तो हमेशा बच्चों यही सोचना है कि अपने माता पिता ने जो अपने लिए किया है वो बेस्ट किया है, हमेशा अपने लिए अच्छा सोचेंगे वो। तो ये मत सोचे कि उनका एक कदम जो आपको एक डांट या एक आपको उनकी नसीहत आपको बुरी लग रही है तो वो आपके लिए बुरी नहीं होगी, कहीं ना कहीं लाइफ में उसका सबक मिलता है और आपको अच्छी चीज मिलती है उसके बदले, ठीक है ना। तो हमेशा अपने माता पिता का आदर करिए और हमेशा उन्हीं के सानिध्य में या उन्हीं के छत्र छाया में पलने की कोशिश करिए, चाहे ये जन्म हो चाहे अगला जन्म हो, ठीक है ना। तो हमेशा अपने माता पिता को प्यार करिए, हमेशा उनको खुश रखिए दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। आज के टॉपिक जो होगा वो होगा वैक्सीन। क्या होगा? वैक्सीन। आज के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन वैक्सीन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? वैक्सीन के बारे में। नाम सुना सुना होगा आप सबके बारे में, बहुत अच्छा टॉपिक है, खोल के रख दें इस टॉपिक को। इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। वैक्सीन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत एग्जाम में 4-4 5 क्वेश्चन आते हैं। तो वैक्सीन से 4-5 नहीं कहूंगा तो कम से कम 2 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में बनते हैं। तो वैक्सीन आप इतना अच्छा रख लीजिएगा, छोटा टॉपिक है, समझने लायक टॉपिक है, आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप समझ लीजिएगा इस चीज को। चलिए शुरुआत करते हैं वैक्सीन की। उससे पहले कि मैं कामयाब ना हूं, मैं कामयाब ना हूं ये अलग बात है, मैं कामयाब ना हूं ये अलग बात है, अगर मैं मेहनत ही ना करूं तो ये गलत बात है। तो इसीलिए मेहनत कंटिन्यू करती रहिए। मुझे पता है कि मुझे कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी। एक सेकंड, अब बात करेंगे अपन वैक्सीन के बारे में। तो वैक्सीन से बारे में बात करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी बताता हूं आपको। वैक्सीन क्या होता है, इम्यूनिटी क्या होती है, वैक्सीनेशन क्या होता है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं अपन बात करते हैं सबसे पहले वैक्सीन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? वैक्सीन वर्ड का मतलब क्या होता है। अगर एक्चुअल में अगर बात करें वैक्सीन वर्ड के मतलब की, तो वैक्सीन वर्ड का मतलब जो होता है इट इज ए, ठीक है, लिखना आप साथ नोट करना बच्चों साथ में, इट इज ए इम्यूनो बायोलॉजिकल substance that प्रोड्यूस कर सकते हो, या यहां पर कर सकते हो फॉर्मेशन। क्या कर सकते हो? that प्रोड्यूस और फॉर्मेशंस टू एंटीबॉडी ऑफ स्पेसिफिक डिजीज ऑफ स्पेसिफिक डिजीज, ठीक है। तो ये डेफिनेशन होती है दोस्त बच्चों कि वैक्सीन की डेफिनेशन की अगर बच्चों बात करें अगर अपन, तो वैक्सीन डेफिनेशन होती है इट इज ए इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी एनी स्पेसिफिक डिजीज। मतलब ऐसे सब्सटेंस होते हैं, इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस होते हैं, किसी अपने को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलेंगे, ठीक है, किसी पैथोजन से मिलेंगे जो बॉडी के अंदर जाके या तो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन या प्रोडक्शन कर सकते हैं वहां पे किसी स्पेसिफिक डिजीज के वर्सेस, ठीक है, उसको अपन वैक्सीन बोलते हैं, ठीक है। वैक्सीन की आपने डेफिनेशन लिख ली है, नोट करिएगा, थोड़ा साइड में जाता हूं मैं आपसे। वैक्सीन डेफिनेशन लिख ली है आपने। इसके बाद में बात करते हैं अपन इम्यूनिटी की। क्या बात करते हैं अपन? इम्यूनिटी, इम्यूनाइजेशन की, सॉरी माफ करिएगा। अब बात करते हैं अपन वैक्सीनेशन की। क्या बात करते हैं अपन? इसके बाद वैक्सीन के बाद में बात करते हैं अपन वैक्सीनेशन की। क्या बात करेंगे अपन? वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन। अगर वैक्सीनेशन का वर्ड का मतलब समझे तो अपन बात करते हैं इट इज ए प्रोसेस टू इंजेक्ट और गिव टू एनी पर्सन टू वैक्सीन। मतलब इसका कहने का मतलब साफ है दोस्तों बच्चों कि बच्चों इसमें क्या कहा है कि इट इज ए प्रोसेस टू इंजेक्ट और गिव, इंजेक्ट यहां पे डाल दीजिए वैक्सीन का, इंजेक्ट और गिवन टू वैक्सीन टू एनी पर्सन, ठीक है, किसी भी पर्सन को वैक्सीन को अपने को देना। मतलब अपन ने वैक्सीन बनाई है, वैक्सीन की डेफिनेशन अभी अपन ने पढ़ी को इम्यूनोलॉजिकल बायोलॉजिकल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, उसको अपन किसी पर्सन में इंजेक्ट या उसको ओरली या किसी भी आईएम या आईसीयू रूप से देते हैं तो उसको अपन वैक्सीनेशन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं अपन इम्यूनिटी की। क्या बात करते हैं? इम्यूनिटी की। अब
अब बात करते हैं अपन इम्यूनिटी की। अगर इम्यूनिटी की बात करें अगर अपन, तो इम्यूनिटी का मतलब जो होता है कि एनी वैक्सीन गिव टू एनी पर्सन एंड वैक्सीन फॉर्मेशन एंटीबॉडी टू स्पेसिफिक डिजीज। स्पेसिफिक डिजीज पर इम्यूनिटी का मतलब होता है कि जैसे अपन ने वैक्सीन बना ली है, ठीक है, उसको बॉडी में अपन ने वैक्सीन इंजेक्ट कर दिए, तो वह वैक्सीन बॉडी में जाके, बॉडी में वो वैक्सीन जाएगी बच्चों, और बॉडी में जाके वो उसी जिस डिजीज की अपन ने वैक्सीन दी है उस डिजीज के अगेंस्ट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगी और एंटीबॉडी बना लेगी, उस डिजीज से बॉडी को प्रोटेक्ट करने लग जाएगी, तो उसको अपन बोलेंगे इम्यूनिटी। ठीक है, तीन टर्मिनोलॉजी होती है, वैक्सीन होता है, वैक्सीनेशन अलग होता है, वैक्सीन इम्यूनिटी अलग होती है। ठीक है, अब नोट कर लीजिएगा बच्चों, आप नोट करना साथ में, ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा आई थिंक। ठीक है, अब इसके बाद में थोड़ा हट जाता हूं मैं, आई थिंक अब आपको अच्छा दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़ा देख लेता हूँ, क्लियरिटी आपको अच्छी दिख रही है। ठीक है, मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग आपको अच्छी दिख रही है बच्चों। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि वैक्सीन वर्ड जो आया था वो कहां से आया, फर्स्ट वैक्सीन कौन सी बनी थी। ठीक है, अब बात करते हैं अपन वैक्सीन के बारे में। सॉरी, माफ करिएगा। अगर बात करते हैं अपन वैक्सीन की, वैक्सीन की मैंने डेफिनेशन बताई थी आपको कि वैक्सीन क्या होता है, एक इम्यूनोलॉजिकल बायोलॉजिकल सब्सटेंस होते हैं। तो वैक्सीन वर्ड जो आया था, वैक्सीन वर्ड गिवन बाय लुईस पास्चर। किसने दिया था? लुईस पास्चर ने दिया था, जिनके पास्चर फॉर्मूला है। ठीक है, इनके बहुत सारे आविष्कार, रेबीज की वैक्सीन की खोज करी थी इन्होंने। ठीक है, फर्मेंटेशन के बारे में बताया था, स्टेरिलाइजेशन के बारे में बताया था, वही लुईस पास्चर थे, इनको अपन फादर ऑफ वैक्सीन भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो अगर पूछ ले आपको कि फादर ऑफ वैक्सीन कौन है, ये वर्ड पे ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है, फादर ऑफ ओनली फॉर वैक्सीन के बारे में बात कर रहा हूं मैं, नॉट वैक्सीनेशन। ठीक है, फादर ऑफ वैक्सीन की अगर बात करें तो वो है लुईस पास्चर। कौन है? लुईस पास्चर, नोट कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपका। इसके आगे बात करते हैं अपन, अब बात करते हैं अपन वैक्सीनेशन की। क्या बात करेंगे अपन? वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन वर्ड गिवन बाय एडवर्ड जेनर। कौन है? एडवर्ड जेनर। ठीक है, ये नाम बहुत फेमस नाम है, पूछा गया है एग्जाम के अंदर, बहुत पास्ट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए गए इससे बच्चों। ठीक है, तो इस नाम को नहीं भूले कि वैक्सीन की अगर बात करें तो वैक्सीन जो वर्ड था वो दिया था लुईस पास्चर ने, और वैक्सीनेशन जो वर्ड है वो दिया था एडवर्ड जेनर ने। इसीलिए अगर बात करें तो फादर ऑफ इम्यूनिटी या फादर ऑफ वैक्सीनेशन, तो आगे बताता हूं आपको मैं, नोट कर लीजिएगा आप, ये थोड़ा नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। ठीक है, आपने नोट कर लिया। अब बात करते हैं अपन फादर ऑफ वैक्सीनेशन या इम्यूनिटी। बात करते हैं अपन आगे फादर ऑफ वैक्सीनेशन या इम्यूनिटी। दोनों का मतलब सेम ही होता है, अबाउट डेफिनेशन थोड़ी अलग है, लेकिन फादर की अगर बात करें, इनका जो जनक जो होता है वो होता है एडवर्ड जेनर। कौन सा होता है? अभी मैंने बताया आपको, सॉरी माफ करिएगा, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर जो है ये फादर ऑफ वैक्सीनेशन या फादर ऑफ इम्यूनिटी होता है। ठीक है, फादर ऑफ इम्यूनिटी होता है। अगर बात करें अपन कि फर्स्ट वैक्सीन की अगर बात करें, फर्स्ट वैक्सीन कौन सी आई थी, ठीक है, और किसके द्वारा आई थी, तो फर्स्ट वैक्सीन की अगर अपन बात करते हैं तो फर्स्ट वैक्सीन जो आई थी बच्चों, सॉरी माफ करिएगा जरा माइक में डिस्टर्ब हो गया है, एक सेकंड दीजिएगा बच्चों। ठीक है, फर्स्ट वैक्सीन की अगर बात करें, अगर आपको ओवरऑल पूछे ना, इसमें क्या है कि दो ऑप्शन आते हैं,
ठीक है। मोस्टली फर्स्ट वाला ऑप्शन पूछा नहीं जाता अपने से, लेकिन बहुत बार हो सकता है पूछा जाएगा ऑप्शन में, ठीक है। अगर बात करें अगर अपन के वैक्सीनेशन फर्स्ट वैक्सीन की अगर बात करें अगर अपन तो फर्स्ट वैक्सीन कौन सी थी, तो फर्स्ट वैक्सीन के अंदर जो आएगा वो आएगा फर्स्ट वैक्सीन के अंदर, उसका नाम होता है काउपॉक्स। क्या होता है? काउपॉक्स, जो कि 1796 के अंदर डिस्कवर की गई थी, किसके द्वारा? बाय एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर के द्वारा, ठीक है। 1796 के अंदर फर्स्ट वैक्सीन काउपॉक्स आया था। बट ये वाली जो वैक्सीन होती है बहुत रेयर चांस में पूछी जाती है। अगर ऑप्शन में आपको काउपॉक्स आ रहा था, आपको काउपॉक्स ही राइट करना है। अगर इसके बाद में सेकंड ऑप्शन की बात करें तो सेकंड ऑप्शन जो होता है, सेकंड चॉइस जो होती है वो होती है स्मॉल फॉक्स। क्या होती है? स्मॉल फॉक्स, ठीक है। स्मॉल फॉक्स जो होती है वो होती है, यहां अपने को देखने को मिलती है स्मॉल फॉक्स, ठीक है ना। स्मॉल फॉक्स जो होती है अपने को यहां देखने को मिलती है। स्मॉल फॉक्स की अगर बात करें तो इसी को अपन फर्स्ट वैक्सीन बोलते हैं। ये आई थी 1798 के अंदर, ठीक है, 1798 के अंदर। तो बच्चों ऑप्शन में मोस्टली यही पूछा जाता है स्मॉल फॉक्स के बारे में, तो आपको इसी को राइट करना है। अगर दोनों में से ऑप्शन आ रहेगा, काउ फॉक्स भी आ गया है और स्मॉल फॉक्स भी आ गया है, तो हम लोग को काउ फॉक्स राइट करनी है। मोस्टली पूछा नहीं जाए, आज तक नहीं पूछा गया, हो सकता है आगे नहीं पूछा जाए, क्योंकि ये जो वैक्सीन थी ये गायों के लिए थी, अपने इंसानों के लिए थी। अपने इंसानों में स्मॉल फॉक्स आई थी फर्स्ट वैक्सीन, तो इसी को अपन स्मॉल फॉक्स से अपन फर्स्ट वैक्सीन अपन बोलते हैं, ठीक है। ये नोट कर लिएगा बच्चों, आप नोट कर लिया होगा आई थिंक आपने, ठीक है, नोट कर लिया आपने। फिर आगे बात करते हैं अपन इसी क्रम में, ठीक है बच्चों। आई थिंक आज आवाज भी क्लियर आ रही होगी और थोड़ा पढ़ाने का तरीका भी आपको चेंज लग रहा होगा। 2 से 3 दिन इसी चीज पे मेहनत करी थी बच्चों अपन ने, ठीक है। थोड़ा फैमिली के अंदर भी काम था और थोड़ा फैमिली में काम था, लेकिन अब मैंने पढ़ाई का जज्बा और मेरी मेहनत नहीं छोड़ी। इसीलिए मैंने कहा था कि भले मैं कामयाब नहीं हूं, भले मुझे कामयाबी नहीं मिले इस लेवल पे, लेकिन मैं अपनी जो पढ़ाने का तरीका, मेरी मेहनत में कभी नहीं छोड़ूंगा। आपके लिए हर दो हो सकता है मैं 4 दिन वीडियो लाऊं, चाहे 5 दिन वीडियो लाऊं, लेकिन आपको वीडियो एक अच्छा कंटेंट, एक अच्छा प्रोवाइड करने आपको देके जाऊंगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपन इसी क्रम के अंदर कि स्मॉल फॉक्स के बारे में थोड़ा पढ़ ले। अगर स्मॉल फॉक्स की बात करेंगे अगर अपन, तो स्मॉल फॉक्स के अंदर क्या था कि स्मॉल फॉक्स एलिमिनेट इन वर्ल्ड, तो ये नोट कर लीजिएगा बच्चों, स्मॉल फॉक्स एलिमिनेट इन द वर्ल्ड। आपस बात करते हैं स्मॉल फॉक्स एलिमिनेट इन इंडिया, इन इंडिया, ठीक है। वहीं आगे बात करें अगर, तो स्मॉल फॉक्स इरेडिकेट, 2 टर्मिनोलॉजी होती है बच्चों, ठीक है। इन वर्ल्ड कर लेना इसको, ठीक है, इन वर्ल्ड के कब इरेडिकेट हुई थी। और वहीं बात करें अगर स्मॉल फॉक्स इरेडिकेट इन इंडिया, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आते हैं एग्जाम के अंदर, बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। स्मॉल फॉक्स एलिमिनेशन और एराडिकेशन, 2 टर्मिनोलॉजी आती है बच्चों। एक तो होता है एलिमिनेशन, एक होता है एराडिकेशन। एलिमिनेशन का मतलब होता है कि आपने पॉजिटिव एजेंट को स्टॉप कर लिया है और आपके बट केस आपके रिमेन स्टिल बचे हुए हैं, ठीक है ना। आपके केस अभी तक भी है, लेकिन आपने पॉजिटिव एजेंट को स्प्रेड होने से उसको रोक लिया, आपने केस की संख्या उसको लिमिट में कर ली है। और इरेडिकेशन का मतलब जो होता है वो होता है आपके पास ना तो केस है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब यहाँ पे तो आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होगा एलिमिनेशन के अंदर, लेकिन बट केस होंगे, ठीक है। और यहाँ अगर बात करें इरेडिकेशन में, तो आपके पास ना तो केस होगा ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, पूरी मतलब पूरे मास लेवल के ऊपर, ठीक है। अगर बात करें अगर अपन स्मॉल फॉक्स की, ये कब इरेडिकेट हुआ था, कब आपको ये देखने को मिला। आगे बात करते हैं बच्चों स्मॉल फॉक्स जो एलिमिनेट हुई थी वर्ल्ड से, ठीक है। स्मॉल फॉक्स जो एलिमिनेशन हुआ था वर्ल्ड से, स्मॉल फॉक्स का एलिमिनेशन जो वर्ल्ड लेवल पे हुआ था वो होता 26 अक्टूबर 1977 को। कब हुआ था? 26 अक्टूबर 1977, नोट कर लीजिएगा, 26 अक्टूबर 1977, ठीक है। ये यहां से वर्ल्ड से एलिमिनेट हुई थी, 26 अक्टूबर 1977 को वर्ल्ड से एलिमिनेट हुई थी। वहीं अगर बात करें अगर अपन इंडिया से, कि इंडिया से एलिमिनेट कब हुई थी, तो वो हुई थी 24 मार्च 1975। कब हुई थी? 24 मई 1975 को। ये तारीखें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बच्चों, तो साथ में नोट करते रहिएगा आप। अगर वर्ल्ड की बात करें कि एलिमिनेशन कब हुआ था या लास्ट, इसको बोलते हैं अपन लास्ट केस, क्या बोलते हैं?
लास्ट केस देखा गया सोमालिया के अंदर देखा गया था। कहां देखा गया? सोमालिया के अंदर देखा गया था। ठीक है, 26 अक्टूबर 1977 को। वहीं बात करें इंडिया के अंदर 24 मई 1975 को लास्ट केस या एलिमिनेशन हुआ था, वो हुआ था बिहार में देखा गया था स्मॉल पॉक्स का, वो देखा गया था 1975, 24 मई 1975 को। और अगर बात करें कि इरेडिकेशन कब हुआ था, मतलब पूरे वर्ल्ड से इरेडिकेशन कब हुई थी, तो ये हुई थी 8 मई 1980 को। कब हुई थी? 8 मई 1980 को। 8 मई 1980 को पूरे वर्ल्ड से जो स्मॉल पॉक्स थी वो इरेडिकेट हो गई थी। वहीं बात करते हैं स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट इन इंडिया। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया से इरेडिकेट हुई थी 23 अप्रैल। कब हुई थी? 23 अप्रैल 1977 को। इंडिया से इरेडिकेट हुई थी 23 अप्रैल 1977 से। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा आप तीनों चीजें। यहाँ पे लास्ट केस देखा गया था, वो देखा गया था बिहार के अंदर। कहां देखा गया था? बिहार के अंदर। ठीक है, तो नोट करिएगा आप स्मॉल पॉक्स एलिमिनेशन इन वर्ल्ड 26 अक्टूबर 1977 को 1977 को इरेडिकेट हुई थी। वहीं बात करते हैं स्मॉल पॉक्स एलिमिनेशन की इन इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया से अंदर जो एलिमिनेशन हुआ था स्मॉल पॉक्स का वो था 24 मई 1975 के अंदर। वहीं बात करते हैं वर्ल्ड की, वर्ल्ड से स्मॉल पॉक्स एरेडिकेशन हुआ था वो 8 मई 1980 को हुआ था। और स्मॉल पॉक्स एरेडिकेशन इन इंडिया की बात करें 23 अप्रैल 1977 को एरेडिकेट हुई थी। ठीक है बच्चों, ये आपने नोट कर लिया होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है ना, अब आगे बात करते हैं अपन इसी क्रम में बच्चों। आगे अपन बात करेंगे। ये नोट कर लिया आपने बच्चों? थोड़ा हट जाता हूं साइड में, नोट कर लिएगा आप। ठीक है, नोट करते रहिएगा बच्चों साथ में। जितना आप लिखेंगे उतना आपको अच्छा लगेगा। माफी चाहूंगा, लास्ट का वर्ड देखेंगे अगर आप स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट इन इंडिया तो वो 23 अप्रैल 1977 है। 1977 नोट कर लिएगा बच्चों, 1977। ठीक है, बाकी आपको अच्छा दिख रहा होगा, क्लियर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन। ये आपका स्मॉल पॉक्स हो गया है। ठीक है, मैंने अभी वैक्सीन पढ़ाया शुरू भी नहीं किया, छोटी मोटी टर्मिनोलॉजी पढ़ा रहा हूं। आज आपको सिंपली थोड़ा उसको इसकी पूरी वैक्सीन की हिस्ट्री पूरी खोल के रख देंगे, कब क्या वैक्सीन काम में लेते हैं, किस डिग्री पे स्टोरेज करते हैं। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। अगर बात करें अगर अपन, तो आगे बात करते हैं अपन कुछ प्रोग्राम आए थे इम्यूनाइजेशन के। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आए थे, एक आया था ईपीआई। क्या आया था? ईपीआई। ईपीआई की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। अगर बात करें वर्ल्ड की, वर्ल्ड के अंदर जो ईपीआई आया था, वर्ल्ड में जो ईपीआई आया था कहां पे आया था? वर्ल्ड के अंदर। वर्ल्ड की अगर बात करें तो ईपीआई वर्ल्ड के अंदर आया था 1974 के अंदर। कब आया था? 1974 के अंदर ईपीआई यहां पे आया था। वहीं बात करें ईपीआई इन इंडिया, क्योंकि दोनों जगह अलग अलग आया था। यहाँ पे ईपीआई आया था 1978 के अंदर। कब आया था? 1978 के अंदर। 1978 के अंदर ईपीआई यहाँ पे आया था। बाद में इसी प्रोग्राम को चेंज करके इंडिया वाले रख दिया यूपीआई। क्या रख दिया? सॉरी माफ करिएगा, इसी प्रोग्राम को चेंज करके इंडिया वाले रख दिया यूआईपी। सॉरी माफ करिएगा, यूआईपी। ठीक है, यूआईपी ये आया था 1980 के अंदर। कब आया था? 1980 के अंदर यहाँ पे यूआईपी आया था। यहाँ पे एक बदलाव किया गया था, नोट कर लीजिएगा बच्चों। आज तक पूछा नहीं गया एग्जाम के अंदर, लेकिन आने वाले एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, तो आप थोड़ा गौर करिएगा। यहाँ पे जो चीज थी, यहाँ पे क्या करा उन्होंने, एक वैक्सीन को डिलीट किया था। यहाँ पे जो टाइफाइड वैक्सीन थी, टाइफाइड वैक्सीन को रिमूव किया था। क्या किया था? टाइफाइड वैक्सीन को यहाँ पे उन्होंने रिमूव किया था। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइफाइड वैक्सीन को यहाँ पे उन्होंने रिमूव किया गया था। ठीक है, इसको थोड़ा सही लिखिएगा, ये 1980 है। कितना है? 1980। ये 8 ऐसे लिखता है यार मैं, ये 1980 है। ठीक है, तो एपीआई के अंदर जो आया था इंडिया के अंदर, यहाँ पे टाइफाइड वैक्सीन को रिमूव किया गया। सॉरी माफ करेगा बच्चों, बहुत बड़ी गलती हुई अपने से। यहाँ पे जो यूआईपी आया था, यूआईपी जो यूनाइटेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो आया था, वो आया था 1985 के। थोड़ा माफ करिएगा, फ्लो में ये चक्कर पड़ता है, स्लो के अंदर पढ़ाता हूं तो ये दिक्कत आती है, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो था 1985 में आया था। ठीक है, 1985 में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम अपने को देखने को मिला था। सॉरी माफ करिएगा, यूआईपी जो था 1985 में आया था। और ईपीआई के अंदर यहाँ पे उन्होंने टाइफाइड वैक्सीन को हटाया था। और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे उन्होंने एड किया था मिजल्स वैक्सीन को। मिजल्स एड इन यूआईपी।
ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम ऑफ फ्यूचर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज तक पूछे नहीं गए क्वेश्चन, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है ये मेजर्स वाला एग्जाम पूछा गया तो क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो बात करते हैं ईपीआई की एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन की बात करें तो वो आया था 1974 के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर। वही बात करते हैं ईपीआई की इंडिया की, तो वो आया था 1978 के अंदर, और ईपीआई के अंदर उन्होंने टाइफाइड वैक्सीन को रिमूव किया था। वही बात करते हैं यूआईपी की, जो 1985 में आया था, इंडिया ने इसका नाम चेंज कर दिया था ईपीआई का, ठीक है ना, तो उसको यूआईपी बोला था। वह जो आया था 1985 में आया था, यहाँ पे इन्होंने मिजल्स वैक्सीन को ऐड कर लिया था। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे जो डिजीज फोकस था वो था 6 किलर डिजीज पे, कितना था, 6 किलर डिजीज पे इनका फोकस था, ठीक है, यहाँ पे 6 किलर डिजीज इनका फोकस था। नोट करिए बच्चों आपने। आगे बात करते हैं, पर इसी क्रम में एक इन्होंने भारत सरकार ने एक और लॉन्च किया था, मिशन इंद्रधनुष। क्या किया था, मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष, ये लॉन्च किया था 25 दिसंबर 2014 को। माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये उनके कल कर्मों से लॉन्च हुआ था 25 दिसंबर 2014 को एपीआई, इन्होंने मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया था। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे 7 किलर डिजीज, कितनी 7 किलर डिजीज को फर्स्ट किया था। यहाँ पे डीपीटी, हेपेटाइटिस बी, ईबी वैक्सीन और बीसीजी वैक्सीन, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी वैक्सीन थी, ठीक है ना। मिजल्स भी यहाँ पे ऐड थी, इन वन फोकस था 7 किलर डिजीज पे था, डीपीटी, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, हिप वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन, मिजल्स वैक्सीन, ठीक है ना, ये यहाँ पे वैक्सीन अपने को देखने को मिली थी, ठीक है। तो ये आपका नोट कर लीजिएगा आप, ये 7 किलर डिजीज यहाँ पे देखी गई थी, मिजल्स, ये मिजल्स से ध्यान रखना, ठीक है ना, कंफ्यूज ना हो गए, ठीक है। तो मिशन इंद्रधनुष आया था 25 दिसंबर 2014 को आया था। 7 किलर डिजीज, डीपीटी, हेपेटाइटिस बी, हिप वैक्सीन, बीसीजी और मिजल्स वैक्सीन को यहाँ पे जोड़ दिया गया था। यहाँ पे टीटी वैक्सीन भी थी, ध्यान रखना भैया, टीटी भी रिकमेंडेड थी यहाँ पे, टीटी, हेपेटाइटिस बी था यहाँ पे, ठीक है, सभी देखने को मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ये नोट कर लिया आपने। फिर आगे बात करते हैं अपन ये आपके वैक्सीन के बारे में हो गया, ठीक है। एक वर्ड और नोट करिएगा आप बच्चों, एक वर्ड यहाँ पे अगर बात करें ओरल पोलियो वैक्सीन जो था, ओपीवी वैक्सीन जो थी, कौन सी थी, ओपीवी वैक्सीन जो थी, ओपीवी वैक्सीन एड इन ईपीआई, ईपीआई में एड थी, वो करी गई थी 1969 के अंदर, ठीक। ये अपने जो यूआईपी जो आया था 1985 में आया था, उससे पहले भारत सरकार ने ओरल पोलियो वैक्सीन जो बहुत महामारी बनने वाली थी पोलियो, वो पहले बहुत केसेस देखने को मिले थे, तो भारत सरकार ने क्या किया था, इसको 1969 के अंदर इसको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर ऐड कर लिया गया था, ठीक है। ये नोट कर लीजिएगा आप बच्चों, ठीक है, नोट किया आपने बच्चों। ये आई थिंक आपको जानकारी बहुत अच्छी लग रही होगी बच्चों, क्योंकि आपको हर एक चीज क्लियर तरीके से थोड़ा सिस्टमेटिक वे से पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें, और सब्सक्राइबर के लिए मैंने बोल दिया आपको, कितनी बार बोलूं आपको, स्टाफ पे लिख के दूंगा बच्चों कि जितने ग्रुप के अंदर मेंबर है वो तो सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है ना। आप मतलब बार बार एक चीज को रिपीट करवा तो ऐसी चीज में मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है, आप थोड़ा सपोर्ट करो यार। मैं आपके भरोसे कितनी कितनी मतलब मेहनत कर रहा हूँ, और आप तो मेरे को सपोर्ट करने का नाम नहीं ले रहे हो यार, ठीक है ना बच्चों। दोस्तों प्लीज यार थोड़ा सपोर्ट तो रखो यार। आगे बात करेंगे अपन, आगे बात करते हैं, 2 टाइम आती है, एक आता है वैक्सीनेशन डे, क्या आता है, वैक्सीनेशन डे आता है एक तो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं आपको, और हर वो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं जो एग्जाम में आया हुआ है या फिर एग्जाम में आएगा, डेफिनेटली इनमें से एक दो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। वैक्सीनेशन, एक बार होता है इम्यूनाइजेशन डे, इम्यूनाइजेशन डे क्या होता है, इम्यूनाइजेशन डे, मतलब डिफरेंट डे होते हैं। बहुत बार एग्जामिनर दोनों को सेम मानता है, लेकिन अपने को अलग करना है, क्योंकि अगर ऑफिशियली अगर कोई आंसर की लॉन्च होती है तो वहां पे दोनों को डिफरेंट अलग अलग आंसर देखने को मिलते हैं। और एक बार होता है यहाँ पे इम्यूनाइजेशन वीक, क्या होता है, इम्यूनाइजेशन वीक, ठीक है। ये 3 टर्म आती है यहाँ पे, बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे के क्या लिखे क्या नहीं लिखे, लेकिन आप क्लियर कर देता हूं आपको मैं, ठीक है ना। देखिए बच्चों, वैक्सीनेशन डे की बात करें तो वो सेलिब्रेट करते हैं अपन 16 मार्च को। कब सेलिब्रेट करते हैं अपन, 16 मार्च को। ये नोट कर लिएगा, कंफर्म आंसर है इसका, कोई आंसर चेंज नहीं होगा इसका, एकदम कंफर्म आंसर है। ये जो अपन करते हैं, ये जो अपन करते हैं, ये करते हैं 16 मार्च को अपन सेलिब्रेट करते हैं, क्या करते हैं, वैक्सीनेशन डे, ठीक है। वहीं अगर बात करें इम्यूनाइजेशन डे की, तो इम्यूनाइजेशन डे जो सेलिब्रेट करते हैं वो अपन करते हैं 10 नवंबर को। कब करते हैं, 10 नवंबर को।
ये भी कंफर्म डाटा है एकदम, अकॉर्डिंग टू इंडिया गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बहुत बेस्ट डाटा है, ठीक है ना। सारी मेडिकल बुकों के अंदर यही आंसर दे रखा है, कुछ कुछ बुकों में 16 मार्च को इम्यूनेशन डे दे रखा है, लेकिन ये रॉन्ग है, आपको इम्यूनेशन डे 16 नवंबर करना। हाँ, अगर ऑप्शन के अंदर आपको पूछ ले कि वैक्सीनेशन इम्यूनेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, और ऑप्शन में आपको 10 नवंबर ना देके 16 मार्च दे, तो आप 16 मार्च ऐड करें, ठीक है ना। ये फाइनल है, कोई इसमें दो टुक वाली बात नहीं है, ठीक है ना। और वहीं बात करते हैं इम्यूनेशन वीक की, तो ये सेलिब्रेट करते हैं पर लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। कब करते हैं? लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, मतलब 25 अप्रैल से 31 अप्रैल, ठीक है। तीनों वर्ड आप नोट कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। आपको आई थिंक क्लियर दिख रहा होगा बच्चों, अच्छा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी हो रहा है। वैक्सीनेशन डे की बात करें तो ये सेलिब्रेट करते हैं पर 16 मार्च को, ठीक है, 16 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। इम्यूनेशन डे सेलिब्रेट करते हैं 10 नवंबर को, वो इम्यूनेशन वीक सेलिब्रेट करते हैं पर वो करते हैं लास्ट वीक ऑफ द अप्रैल, मतलब 25 अप्रैल से लेकर 31 अप्रैल तक अपन सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अब आगे बात करेंगे बच्चों अपन, अभी तो मैंने पढ़ाना शुरू किया है वैक्सीन के लिए। मैं कहता हूं आपको, वैक्सीन में से अगर कोई क्वेश्चन आपका गलत हो जाए तो लिख देता हूँ, गाइड देता हूँ। अगर आपने ध्यान से इस क्लास को देखा होगा, पूरे वीडियो को देखेंगे आप, तो एक भी क्वेश्चन ऐसे गलत नहीं होगा, ठीक है। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, थोड़ा क्लियर देखिएगा आप। इसके बाद में बात करते हैं अपन, एक बात है, चलो बता दूंगा आपको मैं। एक आता है ब्रेस्ट फीडिंग वीक, क्या आता है? ब्रेस्ट, आगे वीक का बता दूंगा आपको, ब्रेस्ट फीडिंग, सॉरी फीडिंग वीक। अगर ब्रेस्ट फीडिंग वीक की बात करें, यार यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हूं मैं, मेरे हिसाब से यहाँ पे 1 अगस्त से लेके 7 अगस्त, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त है। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त पर सेलिब्रेट करते हैं। थोड़ा कंफ्यूजन में आपको थोड़ा कंफर्म करना है इस क्वेश्चन को बच्चों, या तो यहाँ पे अगस्त या सितंबर आएगा, दोनों में से एक है। मेरे हिसाब से अगस्त, 90% अगस्त आ रहा है। एक बार कल कंफर्म करके अगली वीडियो में बता दूंगा आपको मैं ब्रेस्ट फीडिंग वीक का कंफर्म आंसर क्या है, लेकिन अभी फिलहाल आप 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त ही नोट करें, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपन कि वैक्सीन स्टोर कहाँ करते हैं अपन ने वैक्सीन के बारे में इतनी रामलीला पढ़ ली है कि आप वैक्सीन, अगर मैं बताता हूँ वैक्सीन की जो हिस्ट्री अपन ने पढ़ी है ना, वो अगर आपने क्लियर इस वीडियो को पूरा देखा होगा, वो कंफर्म आपने इसको 2 से 3 बार देखा होगा वीडियो, अगर आपने हर चीज नोट करी होगी नोटबुक के अंदर, तो आप इस चीज को कभी नहीं भूल पाओगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपन कि वैक्सीन स्टोरेज जो होता है, वैक्सीन स्टोरेज की बात करें तो वैक्सीन जो स्टोर होता है, आगे टॉपिक डालिएगा वैक्सीन स्टोर, वैक्सीन स्टोरेज। अलग अलग लेवल पे अलग अलग टेम्परेचर स्टोर होता है और अलग अलग टाइम के लिए स्टोर होता है, ठीक है। अगर बात करें वैक्सीन की, तो पहला जो वैक्सीन जो स्टोर होता है वो होता है, वो देखने को मिलता है अपने को स्टेट लेवल के ऊपर। कहां देखने को मिलेगा? पहला जो वैक्सीन स्टोर करते हैं वो करते हैं अपन एट स्टेट लेवल पे। क्या करते हैं? स्टेट लेवल पे। इतनी सारी वीडियो, इतनी सारी जानकारी आपको कोई भी क्लासेस नहीं दे पाएगी, श्योर कहता हूं आपको मैं। इसीलिए बच्चों मेरे साथ दीजिए, मेरे पास बहुत पढ़ाने को बहुत है। अभी तो मैंने ये 1% भी नहीं पढ़ाया है, मेडिकल लाइन के अंदर मैंने अभी तक 1% भी नहीं पढ़ाया है, लेकिन आप मेरा साथ देंगे कंटिन्यू इसी तरह जैसे आप मेरे मोटिवेशन कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज पे ध्यान मत दीजिए, जो बंदे ग्रुप लेफ्ट हो रहे हैं ना, उनके ऊपर ध्यान मत दीजिए। मैंने पहले भी कहा, कुछ खरपतवार होते हैं जो मैंने ग्रुप में ऐड किए हैं, उनका होना जरूरी भी ऐड होता है, क्योंकि उनका जो बार बार जो ये ग्रुप लेफ्ट होते हैं या उनके पर्सनल मैसेज आते हैं मेरे पास में, तो वो मेरे मोटिवेशन बनते हैं कि मोर ऐसे करते हैं, मैं मन में ठान लेता हूँ उनको सबक सिखाना ही है। वो सब अपनी यूट्यूब पर सब वीडियो देखते हैं वो, ठीक है ना। जो खरपतवार जो ग्रुप से लेफ्ट होते हैं, तो उनकी तरफ ध्यान ना दे प्लीज, अपने पढ़े पे स्टडी पे फोकस करें आप, क्योंकि ठीक है ना। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 2 तरह से जो वैक्सीन होती है स्टोरेज होती है। एक तो होती है वाल्क इन द कोल्ड रूम। क्या होती है? एक तो होती है वाल्क इन कोल्ड रूम, ठीक है, और एक जगह मिलती है वाल्क इन। अगर बात करें यहाँ पे 2 तरह से वैक्सीन स्टोरेज होती है, एक तो होती है वाल्क इन कोल्ड रूम, एक होती है वाल्क इन फ्रीज रूम। बड़े बड़े रूम बने होते हैं, आपने कभी स्टेट गवर्नमेंट के देखे होंगे, आपने बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल होते हैं, वहां पे आपने स्टेट गवर्नमेंट वहां पे हम देखेंगे वैक्सीन जहां बनती है, जहां उनको स्टोर करके रखा जाता है, वहां से पूरे स्टेट के अंदर सप्लाई करते हैं। तो वहां पे अगर आपने देखा होगा, तो वहां पे अगर बात करें तो यहाँ पे जो कोल्ड रूम का टेम्परेचर जो होता है वो होता है बच्चों, वो होता है 2 डिग्री से लेके 8 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है?
2 डिग्री से लेके 8 डिग्री सेल्सियस अपने को देखने को मिलता है। स्टेट लेवल के ऊपर अगर बात करें तो 2 डिग्री से लेके 8 डिग्री टेम्परेचर अपने देखने को मिलता है। वही अगर फ्रिज की बात करें तो -20 डिग्री सेल्सियस से लेके -40 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर अपने देखने को मिलता है। ठीक है ना, -20 से लेके -40 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिलता है। अगर बात करें कि वैक्सीन, अगर बात करें यहाँ पे जो वैक्सीन स्टोर होती है, अगर यहाँ स्टोरेज टेम्परेचर की बात करें तो वहां वैक्यूम जो फ्रीज रूम होता है वहां पे -20 से लेके -40 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और यहाँ अगर स्टोरेज टाइम की बात करें कि स्टोरेज टाइम कितना होता है तो नोट कर देगा बच्चों साथ में। यहाँ पे अगर मैं स्टोरेज टाइम की बात करूं, स्टोरेज टाइम जो होता है कहाँ पे, एट द स्टेट लेवल के ऊपर, स्टेट लेवल के ऊपर अगर स्टोरेज टाइम की बात करूं तो वहां पे होता है 3 मंथ। 3 मंथ तक अपन किसी वैक्सीन को यहाँ पे स्टोरेज कर सकते हैं। इस वेरिएशन टेम्परेचर के ऊपर अपन इसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं बच्चों अपन इसी क्रम में। अगर मैं आगे बात करूं बच्चों तो यहाँ पे आगे जो टर्म आएगी, अब लिख लीजिए स्टोरेज टाइम लिख लिया आपने, 3 मंथ होता है। ठीक है, अब दूसरा लेवल जो आता है वो होता है एट सीएससी लेवल के ऊपर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल यहाँ पे अपन ने पढ़ लिया है। ठीक है, दूसरा अगर बात करें अगर अपन तो वो होता है एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। क्या होता है, सॉरी माफ करेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल नहीं, एट स्टोर एट द पीएससी एंड सीएससी लेवल, एट स्टोर एट सीएससी लेवल। यहाँ सीएससी लेवल की अगर बात करें, अगर अपन, आपको क्लियर दिख रहा होगा बच्चों साथ में। ठीक है, सीएससी लेवल की अगर बात करें तो यहाँ पे आईएलआर होते हैं। क्या होता है, आईएलआर और डीप फ्रीज होते हैं। अगर बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे जो होते हैं, सॉरी यहाँ पे जो होते हैं वो होते हैं यहाँ पे आईएलआर। क्या होते हैं, आईएलआर फुल फॉर्म की अगर बात करूं यहाँ पे भी तो यहाँ पे होता है आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। क्या होता है, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर इसके टेम्परेचर की बात करूं तो टेम्परेचर होता है इसका वो होता है +2 डिग्री से लेके +8 डिग्री सेल्सियस तक। कितना होता है, +2 से लेके +8 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर अपने को देखने को मिलता है। और दूसरा अगर यहाँ पे बात करूं तो दूसरा जो होता है यहाँ पे वो होता है डीप फ्रीज। क्या होता है, लार्ज साइज का डीप फ्रीज होता है ये। ठीक है, यहाँ पे अगर टेम्परेचर की बात करूं तो वो -20 डिग्री से लेके -40 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, -20 डिग्री से लेके -40 डिग्री सेल्सियस। इस बच्चों 2 डिग्री सेल्सियस ध्यान रखना, 2 डिग्री सेल्सियस से लेके 8 डिग्री सेल्सियस अपने को टेम्परेचर देखने को मिलता है। ठीक है, आईएलआर की अगर बात करूं मैं यहाँ पे तो आपको आइस लाइन रेफ्रिजरेटर जो देखने को मिलते हैं ये बिग होते हैं। इनको थोड़ा आप लिख लीजिएगा आप यहाँ पे, ये भी लार्ज होता है, ये भी लार्ज कहलाएगा। ठीक है, और ये भी लार्ज कहलाएगा और ये भी लार्ज कहलाएगा। अगर कैपेसिटी की बात करूं मैं इनकी, अगर आईएलआर की, सॉरी चलो आगे लिखता हूं मैं आपको, चलो नोट कर दिया आपने। ठीक है, एट स्टोरेज सीएससी लेवल की अगर बात करूं मैं तो सीएससी लेवल के ऊपर आईएलआर होते हैं, लार्ज आईएलआर होते हैं, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर होते हैं जहां पे 2 डिग्री से लेके 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। और डीप फ्रीज की अगर बात करूं, लार्ज डीप फ्रीज होते हैं, -20 से लेके -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पे रखा जाता है। अगर यहाँ पे बात करूं मैं स्टोरेज टाइम की, अगर वैक्सीन के स्टोरेज टाइम की बात करूं मैं, नोट करिएगा बच्चों साथ में आप, स्टोरेज टाइम जो होता है वो होता है 1 मंथ। कितना होता है, अपन ने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के ऊपर अपन ने 3 मंथ तक स्टोर किया था, यहाँ पे 1 मंथ तक स्टोर करते हैं। और अगर बात करूं मैं यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ आईएलआर एंड कैपेसिटी ऑफ डीप फ्रीज, दोनों की कैपेसिटी अलग अलग होती है, यहाँ पे देखने को मिलती है। कैपेसिटी ऑफ आईएलआर की अगर बात करूं तो यहाँ पे जो कैपेसिटी होती है आईएलआर की, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर की, वो होती है 240 लीटर टू 300 लीटर। ये अपने को देखने को मिलती है आईएलआर की कैपेसिटी। वहीं बात करो अगर डीप फ्रीज की जो कैपेसिटी होती है वो होती है 240 लीटर। कितनी होती है, 240 लीटर। आई थिंक बच्चों आपको अच्छा दिख रहा होगा, क्लियरिटी अच्छी आ रही होगी आज थोड़ी सी। ठीक है ना, ये आईएलआर की कैपेसिटी देखने को मिलती है। तो बात करें अगर अपन एट सीएससी लेवल के ऊपर अपन वैक्यूम कैसे स्टोरेज करते हैं तो यहाँ पे 2 वे होते हैं। पहला वे होता है आईएलआर जो होता है, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, उसको अपन फुल फॉर्म बोलते हैं आईएलआर की। उसके अंदर अगर हम बात करें तो वहां पे टेम्परेचर जो रखते हैं आईएलआर के अंदर वो रखते हैं 2 डिग्री से लेके 8 डिग्री सेल्सियस रखते हैं प्लस के अंदर।
ठीक है। और अगर स्टोरेज टाइम की बात है तो 1 मंथ तक स्टोरेज कर सकते हैं। और कैपेसिटी की अगर बात करें, अगर अपन ILR की कैपेसिटी की अगर बात करें अपन, तो कैपेसिटी जो होती है ILR की वो होती है 240 लीटर से लेकर 300 लीटर तक देखने को मिलती है। और उसी के आगे अगर बात करें, दूसरा जो तरीका होता है यहाँ पे लार्ज डीप फ्रीजर पाए जाते हैं जिनकी कैपेसिटी 240 लीटर होती है। और स्टोरेज टेम्परेचर की बात करें तो होता है -20 से लेकर -40 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। ये अपन ने पढ़ा CSC लेवल के ऊपर। अब बात करते हैं बच्चों इसी क्रम में आगे, इसी अंदर आगे बढ़े अगर इसके अंदर अपन, तो तीसरा जो स्टोरेज जो वो होता है वो होता है तीसरा एट द PSC लेवल। क्या होता है तीसरा जो होता है PSC एट, सॉरी माफ करिएगा थोड़ा उल्टे लिखने आ गया बच्चों, स्टोर एट PSC, स्टोर एट PSC, ठीक है। स्टोर एट PSC, अगर स्टोर एट PSC की बात करें तो यहां पे भी क्या होता है कि दो ही वही चीज देखने को मिलती है। पहला देखने को मिलेगा अपने को स्मॉल, नोट करिएगा बच्चों साथ में आप, ठीक है ना, स्मॉल ILR, ठीक है, जिसकी कैपेसिटी जो होती है वो होती है 140 लीटर। कितनी होती है? 140 लीटर की कैपेसिटी देखने को मिलती है। टेम्परेचर की बात करूं तो वही 2 से लेके 8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और दूसरी अगर बात करूं मैं तो यहाँ पे देखने को मिलता है स्मॉल डीप फ्रिज। क्या देखने को मिलता है? स्मॉल डीप फ्रिज। वो कैपेसिटी इसकी बात करें तो इसकी भी कैपेसिटी जो होती है वो 140 लीटर देखने को मिलती है। दोनों की कैपेसिटी इक्वल होती है, 140 लीटर देखने को मिलती है, ठीक है। टेम्परेचर की अगर बात हो तो वो -20 डिग्री से लेके -40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, -40 डिग्री सेल्सियस अपने को देखने को मिलता है, ठीक है। और अगर बात करूं मैं यहाँ पे वैक्सीन स्टोर की बात करूं, नोट करिएगा आप साथियों बच्चों, PSC के ऊपर भी जो वैक्सीन स्टोर होती है, वैक्सीन स्टोर फॉर 1 मंथ, यहाँ पर भी वैक्सीन जो स्टोर होती है वो 1 महीने तक स्टोर अपन यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपकी डिफरेंट टाइप के वैक्सीन के स्टोर टेम्परेचर के ऊपर किस डिग्री पर वैक्सीन स्टोर करते हैं और कहाँ करते हैं और किस किस उसके लिए इक्विपमेंट्स की जरूरत रहती है, तो ये बच्चों नोट करिए, आपने नोट कर लेना बच्चों इसको, ठीक है ना। स्टोरेज PSC लेवल के ऊपर हो गया, स्टोरेज स्टेट लेवल के ऊपर हो गया। तो सबसे मोस्ट कॉमन जो होता है 3 महीने तक अपन मैक्सिमम स्टोर कर सकते हैं स्टेट लेवल के ऊपर, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं अपन ऑल वैक्सीन के स्टोरेज टाइम की बात करूं मैं, नॉर्मली अगर बात करूं मैं आपको, ऑल वैक्सीन स्टोर 2 डिग्री सेल्सियस से लेके 8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है। ऑल वैक्सीन जो स्टोरेज होती है, कुछ एक वैक्सीन को छोड़ के तो 2 से लेके 8 डिग्री पर वैक्सीन स्टोर देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूं, आपको लिखा देता हूं आपको यहाँ पे, तो BCG वैक्सीन जो होती है, BCG वैक्सीन, ठीक है, एक OPV वैक्सीन एंड मीजल्स वैक्सीन, ये तीनों जो वैक्सीन होती है वो फ्रीज ड्राई वैक्सीन होती है। क्या होती है? फ्रीज ड्राइड वैक्सीन होती है, फ्रीज ड्राई वैक्सीन होती है। अगर बात करूं मैं OPV की, OPV स्टोर एट -20 डिग्री सेल्सियस, OPV की जो वैक्सीन होती है वो -20 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करते हैं। वहीं बात करूं मैं BCG और मेजर्स की, किसकी बात करूं मैं? BCG और मेजर्स की, BCG एंड मेजर्स स्टोर एट बिफोर डाइल्यूटेशन, ठीक है। पाउडर फॉर्म में वैक्सीन आती है तो बिफोर डाइल्यूटेशन के पहले जो स्टोर करते हैं इनको, वो करते हैं अपन एट द 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। और आफ्टर अगर बात करूं मैं, आफ्टर डाइल्यूटेशन की बात करूं, तो आफ्टर डाइल्यूटेशन के बाद में बात करूं मैं आपके, तो स्टोर करते हैं इनको 2 से लेके 8 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। ये पूरे वैक्सीन के बारे में, बाकी जितनी भी वैक्सीन है, ऑल वैक्सीन है, उसको अपन स्टोर करते हैं, अपन उसको अपन स्टोर करते हैं 2 से लेके 8 डिग्री पे एक्सपर्ट। तो टाइम में वैक्सीन नहीं है बट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में अपन उसको देते हैं, तो उसको अपन रूम टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं। वहीं रोटा वायरस को भी अपन रूम टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं। रोटा वायरस की जो वैक्सीन आती है 5 डोज अपन ऑलरेडी देते हैं रोटा वायरस की, उसको भी अपन वैक्सीन, उसको भी अपन इसी पे स्टोरेज
करते हैं। ठीक है, तो ये आपका वैक्सीन का छोटा सा टॉपिक अपन ने शुरू किया था बच्चों। आज के लिए इतना ही है बच्चों। आगे अपन कल बात करेंगे वैक्सीन के बारे में, कितनी तरह की वैक्सीन पाई जाती है, कौन कौन सी टाइप कितने होते हैं वैक्सीन के, और फिर अपन बीसीजी वैक्सीन के बारे में कल पढ़ाऊंगा मैं आपको पूरा कंप्लीट। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू वेरी मच आज के लिए, और माफी चाहूंगा 2 से 3 दिन से थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा हूँ वीडियो के लिए। कल का थोड़ा और डिस्टर्ब हो सकता हूँ डिस्टर्ब, लेकिन आपको वीडियो जरूर बना के दूंगा मैं। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं कोई धमाकेदार टॉपिक के साथ में। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, डोंट हंसते रहिए, हंसाते रहिए। हंसना तो आप कहेंगे, लेकिन साथ में पढ़ते रहिए, क्योंकि अपने लिए अपन जिस लेवल पे है वो बेरोजगारी वाली लाइन के अंदर है, तो अपने को पढ़ते रहना है, पढ़ाते रहना चाहिए। ठीक है ना, तो कल मिलते हैं कोई धमाकेदार टॉपिक के साथ में। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।